अंश की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग का लास्ट हफ्ता बचा हुआ था। उनके साथ एक लड़की और ट्रेनिंग कर रही थी और उनका भी लास्ट हफ्ता बचा हुआ होता है। उस लड़की का नाम दोस्तों भारती होता है और भारती अंश के पास आकर कहती है कि अंश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंश वहां पर बैठे हुए होते हैं तो वो कहता है कि हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि अंश, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कई महीनों से सोच रही थी तुमसे इजहार करने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई और आज प्लीज मना मत करना। बहुत हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे पास आई हूँ और जो तुम्हारी पत्नी 8वीं क्लास पास है और सिलाई करती है उसे तुम छोड़ दो, उसे तलाक दे दो। कैसे बताओगे 4 लोगों के सामने कि तुम्हारी पत्नी 8वीं क्लास पास है और सिलाई करती है, अब तुम आईपीएस बन चुके हो। अब ये बात सुनकर अंश हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं भारती, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। अब भारती बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्यों नहीं, शादी से पहले अक्सर सारी बातें जान लेनी चाहिए। और भारती और अंश अब एक जगह कॉफी पीने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर अंश कहता है कि भारती, मेरी पत्नी ना पूरे जहां की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी पत्नी है। भारती इस बात को सुनकर थोड़ी सी चिढ़ जाती है तो अंश कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी उस पत्नी के बारे में बताता हूँ जिसकी बदौलत शायद आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। भारती, मेरी पत्नी का नाम आशा है। मेरी पत्नी को मेरे पिता ने मेरे लिए पसंद किया था और उनकी पसंद बहुत अच्छी निकली। करीबन आज से 5 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी और शादी बहुत धूमधाम से होती है। जब आशा मेरे घर में दुल्हन बनकर आती है और जब हम दोनों पहली रात को मिलते हैं तो मैं आशा से कहता हूँ कि आशा, तुम्हारा सपना क्या है। आशा बेड पर से खड़ी हो जाती है, बेड पर ही, और अपनी बाहों को फैलाते हुए कहती है कि अंश, मेरा जिंदगी में एक सपना है। मैं पढ़ लिख तो नहीं पाई किसी मजबूरी के कारण, लेकिन मैं ना विदेश घूमना चाहती हूँ। अगर तुम पर कभी भी मुझे विदेश घुमाने का मन करे तो तुम मुझे घुमा सकते हो। और वो घूमने लगती है बेड पर। वो कहता है कि उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी पत्नी कितनी चंचल है और कितने चंचल मन की है, स्वभाव की है, और ये बात उसकी मुझे बहुत पसंद आई। अब मेरी पत्नी आशा बेड पर बैठ जाती है और मुझसे कहती है कि अंश, तुम्हारा सपना क्या है। तो यहाँ पर मैं उसे बताता हूँ कि मेरा सपना यूपीएस की तैयारी करने का है। उसमें मुझे कोई भी रैंक मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा सपना यही था और मैं आईपीएस बनना चाहता था। मैंने सारा सपना अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी कहती है, मेरे कंधे पर हाथ रखकर आशा कहती है कि अंश, तुम जरूर एक न एक दिन पक्के आईपीएस बनोगे, ये मेरा विश्वास है और ये मैं तुमसे कह रही हूँ। वो रात हमारी निकल जाती है। उसके बाद मैं आशा को बहुत पसंद करने लगता हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आशा कोई 8वीं क्लास पास है या वो अच्छे घर से नहीं है। थोड़े से उनके घर वाले गरीब होते हैं। हमारी हालत तो थी जैसी थी, लेकिन मेरी पत्नी के घर वाले और भी ज्यादा गरीब होते हैं। अब इसके बाद मेरी और उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जो मेरी पत्नी होती है, अब वो इधर उधर से अखबार लाया करती और उन खबरों को पढ़कर कहती, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करती और मुझसे कहती कि तुम्हें भी ऐसे ही एक दिन टोपी लगाकर मेरे सामने आना है और ऐसे ही हम दोनों भी साथ में फोटो खिंचाएंगे। ये सब कुछ हमारे बीच में चल रहा होता है। पिता के कंधों पर घर की जिम्मेदारी होती है तो मेरी पत्नी कह देती है कि तुम अपना सपना पूरा करो, बाकी सारी बातें बाद में देखी जाएंगी। जो अंश होता है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है और दोस्तों उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद अब वो आईपीएस की तैयारी करने लगता है। लेकिन उन लोगों को एक बड़ा झटका लगता है। 2 या 3 महीने ही निकलते हैं आईपीएस की तैयारी करते हुए, तभी अंश का पिता इस दुनिया से चला जाता है हार्ट अटैक के कारण और उस घर में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। जो जिम्मेदारी पिता के कंधों पर थी वो जिम्मेदारी अब अंश के कंधों पर आती है। पिता की 13वीं करता है। 13वीं करने के बाद अब अंश अपने सपने को भूल जाता है और अपने घर में व्यस्त हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ आशा देख रही थी और आशा अपने पति से एक बार बिठाकर बात करना चाहती है और कहती है कि अंश, क्या तुम अपने सपने को भूल चुके हो। हाँ, मुझे पता है पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने सपने को पूरा करना होगा, क्योंकि वो सपना अब तुम्हारा नहीं है, वो सपना मेरा भी है। और मैं बहुत सपने देखती हूँ और अपने साथ की जो सहेली होती है उन सभी से कहती हूँ कि मेरा पति ना एक दिन टोपी लगाकर एक आईपीएस अधिकारी बनेगा। और सभी सहेलियां हंसती हैं। अंश, तुम्हें मेरा ये सपना पूरा करना होगा। ये बात सुनकर अंश खड़ा उठता है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही बैठ जाता और कहता है, आशा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ना ही तो पिताजी अब इस दुनिया में रहे हैं और घर का लालन पालन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। एक मेरी बहन है, छोटा भाई है, माँ है, तुम हो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई
कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा तो फिर ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। आशा कहती है कि सुनो जी, ये जो आपका परिवार है ना, ये मेरा भी परिवार है। जिस दिन मैंने आपके फेरे लिए थे उस दिन ये आपका परिवार नहीं था, मेरा ही परिवार हो जाता है। और तुम चिंता मत करो, मुझे सिलाई करनी बहुत अच्छे से आती है और मेरे पिता ने दहेज में सिलाई मशीन दी है, तो यहाँ पर कुछ खर्चा तो है ही नहीं। और मैं देखती हूँ 2-4 दिन में अगर मेरा काम यहाँ पर ठीक चला तो मैं घर को संभालूंगी और आपको पढ़ाई करनी जरूरी होगी। अब इसके बाद जो आशा होती है दोस्तों, एक बोर्ड बनवाती है और उस बोर्ड को टाक कर अब वो वहां पर सिलाई करने लगती है। आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे आशा के पास काम बढ़ने लगता है और आशा अच्छी खासी सिलाई करने लगती है और पूरे घर का भार आशा अकेली संभाल लेती है। वो सिलाई से इतने पैसे कमा लेती है। अब यहाँ पर जो अंश होता है वो अपनी पढ़ाई में बेस्ट देता है, पढ़ने लगता है, लेकिन अंश को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जो काम उसे करना चाहिए था वो काम उसकी पत्नी कर रही है। और अक्सर देखा जाता था जब आशा सिलाई किया करती तो दोस्तों वो सिलाई मशीन पर ही सर रख कर सो जाया करती। अंश अपनी पत्नी को बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटाया करता और उसे सुला दिया करता। कभी कभी हाथ में सुई धागा भी हुआ करता, उसे भी अंश हटाया करता और वो पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन वो एक दिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं देख सकता, तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ी पड़ी है पैसों के लिए, मैं क्यों ना एक छोटी मोटी नौकरी कर लूं। और वो अपनी पत्नी से सलाह लेने लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर एक बात सुनकर और भी हैरान हो जाओगे। आशा ने अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया था कि खबरदार अगर तुमने कोई नौकरी करी या अपनी पढ़ाई से अपना ध्यान हटाया तो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तुम्हें केवल पढ़ना है, ये घर परिवार में खुद देख लूंगी। अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो मुझसे तुम कहना, वरना मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे भी अच्छा रखूंगी। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ये परिवार मेरा है। दोस्तों इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं और 2 साल के बाद उसका पति जो उसने पढ़ाई की है उसी बेस पर वो आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बनने के बाद जैसे ही आशा को पता चलता है कि उसके पति पास हो चुका है तो आशा का पैर जमीन पर टिकते ही नहीं है। वो जितनी भी उसकी सखी सहेली थी जिनके वो कपड़े सिला करती, सभी के घर जाती है, सभी को मिठाई खिलाती है और सभी वो उनसे कहती है कि जल्द ही मेरा पति ट्रेनिंग करने के बाद अपनी नौकरी पर भी चढ़ जाएगा और जो मैंने तपस्या की थी ना उसका मुझे आधा फल मिल चुका है। इसके बाद वो पूरे दिन पूरे गांव में घूमती है, जितने भी उसके दोस्त हैं सहेली हैं सभी को बताती है अपने मुंह से और घर आकर भी वो खूब नाचती है टीवी चलाकर। और जब उसका पति घर आता है रिजल्ट सुनकर उसके बाद अपनी पत्नी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। पूरे दिन पत्नी पूरे गांव में घूमी है और अब टीवी चलाकर नाच रही है और अपने पति के कंधों पर हाथ रखती और कहती है कि जी हमने अपनी जिंदगी, हमने अपनी मंजिल को पा लिया है और कितना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब पीछे से जो आशा होती है उसकी सास आती है, अंश की माँ आती है और वो कहती है कि बेटा सुबह से शाम हो गई है, इसने एक पल के लिए भी ये बैठी नहीं है, अब देख लेना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी अंश कहता है कि आशा तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो माँ जी को कौन देखेगा। और दोस्तों आशा की सास की बात सच हो जाती है। जो आशा होती है वो शाम को ही बीमार पड़ जाती है, उसे बुखार आ जाता है। यहाँ पर अंश कहता है कि देख लो तुमने अपनी मनमानी करी है ना तो अब पड़ी हो ना बीमार। तो आशा कहती है कि नहीं अंश, बार बार ये चीजें नहीं देखने को मिला करती। जो मेरे पति की खुशी थी अगर उसे मैं ही नहीं बांटूंगी या मैं उस पर खुश नहीं होंगी तो कौन होगा। ये बुखार है, आज आया है कल चला जाएगा। उस खुशी के बाद मैं दूसरे दिन ही ट्रेनिंग पर आ जाता हूँ और ट्रेनिंग पर अब मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब भी मेरी पत्नी पूरे घर का ख्याल रखती है और उसने सिलाई मशीन का साथ अब भी नहीं छोड़ा है। मेरे बहन भाइयों को वो ऐसे रखती है जैसे उनकी माँ हो। अब तक हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ है और मेरी बहन और मेरे भाई में वो अपने बच्चे देखा करती है और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। दोस्तों भारती जब ये बात सुनती है तो भारती की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो अंश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अंश, मैं एक औरत होकर औरत की दुश्मन बन बैठी हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें प्यार का इजहार करके। आइंदा आगे चल के जिंदगी में हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारी पत्नी तो देवी है, अगर ऐसी पत्नी अनपढ़ भी होना तो भी उसे साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। वो तो ममता की मूरत है, घर को ख्याल रखने वाली लक्ष्मी है। तो मैं यहाँ पर बहुत गलत थी। और दोस्तों भारती अंश से माफी मांगकर वहां से
चली जाती है। अब इसके बाद अंश का 1 हफ्ता समाप्त हो जाता है और उसके बाद ही अंश की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अब अंश अपनी पत्नी आशा से कहता है कि आशा, मेरी नौकरी यहीं से शुरू हो गई है, अभी मैं घर नहीं आ सकता और यहीं पर काम करना पड़ेगा। तो आशा कहती है कि कोई बात नहीं जी, आप वहां पर काम कीजिए, अब आप अपनी नौकरी कीजिए और जब आपको छुट्टी मिलेगी अब हम दोनों जने विदेश घूमने जाएंगे। तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन मेरा सपना भी तो अभी बाकी है। और दोस्तों, यहाँ पर दिन रात जो अंश होता है अपनी पत्नी को विदेश ले जाने के सपने देखा करता है। अपनी नौकरी को कर रहा था, 2-3 महीने नौकरी को निकलते हैं, तभी अंश के पास उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ फोन पर बहुत जोर जोर से रो रही थी। अंश सुनकर हैरान हो जाता है कि माँ, आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या बात है। तभी वो कहती है कि बेटा, तू जहां भी है तुरंत घर आ जा, बहुत बुरा हो गया है, हमारी जिंदगी उजड़ चुकी है, हमारी जो दुनिया थी वो हमें छोड़कर जा चुकी है। जब ये बात अंश सुनता है तो अंश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कई बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। दोस्तों, अंश तुरंत अपने घर जाता है, लेकिन घर जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा होती है, जब वो भीड़ को चीरते हुए अंश अंदर की तरफ जाता है तो देखता है जो उसके ख्यालों की परी थी, जो उसकी पत्नी थी, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत किया करता, वो पत्नी आज फर्श पर लेटी हुई है और सफेद कपड़ा उस पत्नी को उड़ा रखा है। ये देखकर अंश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग उसे संभालते हैं और अंश कहता है कि आशा, तेरे सपने का क्या होगा, तू ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई। और अंश के रोने को देखकर सभी लोग वहां बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अंश की माँ, जो बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है, उसे कोई सुध नहीं होती है। पूरा परिवार ऐसे सदमे से में चला जाता है दोस्तों, उस घर की लक्ष्मी को जाने के बाद, कि मानो इस घर में बहुत बुरा हुआ हो। आखिर बहुत बुरा हुआ था उस घर में। इसके बाद अंश अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देता है और जब भी वो अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर जा रहा था, बस उसे यही बात याद आती है कि इसने अपनी बाहें फैलाकर अपने सपने को मुझे बताया था और इसने मुझसे कहा था कि मुझे विदेश जाना है। मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन मैं इसको कभी भी विदेश नहीं ले जा पाया और अपने सर में हाथ मारने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी का एक सपना पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देता है। वहां पर पत्नी की 13वीं हो जाती है। अब यहाँ पर अंश अपनी पत्नी की जो अस्थियां होती हैं, उन्हें जो गंगा जी होती है उसमें विसर्जन नहीं करने के लिए जाता है। वो कहता है अपनी माँ से कि माँ, मैं आशा की अस्थियों को विदेश घुमा कर लाऊंगा, विदेश ले जाऊंगा, क्योंकि उसका ये सपना था। यहाँ पर दोस्तों, अंश अपनी पत्नी की अस्थियों को विदेश ले जाता है अपने साथ और उन्हें घुमाकर उसके बाद उनको गंगा जी में विसर्जन करता है। जब आशा की अस्थियों को अपने पास रख रखा था अंश ने, तो बार बार उसकी पत्नी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आती है और वो एयरप्लेन में बैठा बैठा भी रोने लगता है, कई बार भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को याद करता है। इसके बाद दोस्तों, अंश की जिंदगी आगे चलने लगी थी भले ही, लेकिन अंश का छोटा भाई भी एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। जिंदगी जैसे आगे चल रही थी। कुछ दिन बाद अंश अपनी बहन की भी शादी कर देता है। उसके बाद भी जिंदगी निकलती है, लेकिन अंश किसी से सही से बात भी नहीं करता है। कई बार उसकी माँ कोशिश करती है अपने बेटे को संभालने की, लेकिन वो बेटा नहीं मानता है और उसकी माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। अंश बिल्कुल अकेला रहता है और आज भी अंश अपनी आशा की यादों में खोया हुआ रहता है और अपने काम को करता है। उसने एक फैसला लिया है कि वो जीवन भर दूसरी शादी नहीं करेगा। आशा के फोटो को देख देख कर अंश हमेशा ये कहता है कि आशा, अगर तुम अपना कोई मुझे एक बच्चा दे जाती तो मैं उसके सहारे जिंदगी को काट लेता, लेकिन अंश कहता है कि तेरा ये फोटो है और इस फोटो के ही सहारे मुझे ये जिंदगी काटनी पड़ेगी। दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जहां पर एक महिला ने अपने पति को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया और उस पत्नी का एक सपना था, लेकिन ऊपर वाले को शायद ये मंजूर नहीं था। एक लड़का जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता, सभी चीजों को उसने त्याग दिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ कुछ खुशी के पल नहीं बिता पाता है। अक्सर ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से हमारे आसपास हो जाया करते हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना वही जाने। जिसके साथ होता है ना वो शायद इंसान टूट जाता है। अंश आज एक टूटा हुआ इंसान है, बिखरा हुआ इंसान है, अपनी की पत्नी की यादों में खोया हुआ रहता है। बहन भाई अपने अपने घरों में सेटल हो चुके हैं। अंश हमेशा अकेला था और अकेला ही रहता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय